अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आज के शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं और यकीनन आपको ये नज़र आ रहा होगा और आप देख रहे होंगे और ये सवाल आपके जहन में पनप रहा होगा कि आज दो की बजाय एक एंकर यहाँ क्यों मौजूद है। तो जनाब आपको बता दें कि माहम जो हैं वो अपनी किसी ज़ाती मसरूफियत के बिना से आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकी हैं। होपफुली कल वो हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये खाकसार आपकी खिदमत पे हाजिर है और आप अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो सुनो पाकिस्तान देख रहे हैं। और जनाब आपको ये भी बता दें कि हफ्ते का पहला रोज़ है और आप बिल्कुल नई उम्मीदें लिए और नए ख्वाब सजाए अपने अपने कामों के लिए जनाब निकल रहे होंगे या निकल चुके होंगे। हमारी दुआ है कि आप अल्लाह ताला की दी गई अता करदा तमाम नेमतों से बाखूबी मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, अगर हम देखें तो ईरान पर मुसल्लत अमरीका और इसराइल की जारहियत का आज 38वां रोज़ है और हर गुज़रता दिन अमरीका के लिए डरावना ख्वाब बनता चला जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी ईरान ने 2 अमरीकी C-130 तैयारे और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराने का दावा किया। ये आग अब बुझने की बजाय हम देख रहे हैं कि फैलती ही चली जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग के असरात अब पाकिस्तान में महंगाई के नए तूफान का सबब बन सकते हैं। वहीं टैक्स कलेक्शन में इजाफे के लिए हुकूमत की नज़रें अब यूट्यूबर्स और डिजिटल क्रिएटर्स की कमाई पर हैं और इन गर्मा गर्म खबरों के बीच महकमा मौसमियात की पेशगोई भी शामिल करेंगे और सितारों की चाल भी आपके सामने हम रखने वाले हैं। सवाल यह है कि कम उम्र में बाल गिरते क्यों हैं, सफ़ेद क्यों होते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। इसके अलावा आखिर में 7 आसमानों की हकीकत से भी आज के शो में हम पर्दा उठाएंगे। तो बस जनाब आप जुड़े रहिए सुनो पाकिस्तान के साथ और ये 2 घंटे आप रिमोट साइड पर रखकर शो एंजॉय करें और साथ ही साथ फीडबैक भी हमें ज़रूर दें क्योंकि हम आपके कमेंट्स को बाखूबी पढ़ते भी हैं। चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। ईरान और अमेरिका इसराइल की मुसल्लत करदा जंग को आज 38 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं और सूरत हाल लम्हा ब लम्हा एक खौफनाक मोड़ की जानिब बढ़ रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरानी पहाड़ों से शदीद जख्मी हालत में अमरीकी फ़ौजी अफसर को बाजियाब करवाने के दावे को ईरान ने मुस्तरद किया है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी सर्विसमैन को बाजियाब करवाने का ऑपरेशन नाकाम हुआ। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया का दावा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात भी ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बन गया है। ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है, इसका तज्ज़िया करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर दिफाई उमूर एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती। खालिद साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात भी ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बन गया है। ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है और इस हवाले से आगे आने वाले दिनों में जंग के दायरा कार को किस हद तक अब आप फैलता हुआ देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया उज़ैर, आपने इनवाइट किया। डेफिनेटली बड़े अफसोस की बात होगी अगर ईरान को ये यकीन हो या उनको ये वहम हो कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस जंग में शामिल हो गया, क्योंकि ये तो डे 1 पे कोशिश रही है इजराइल की ख़ास तौर पर कि तमाम इस्लामी ममालिक बजाय इजराइल का मुकाबला करें, ये आपस में कशीदगी का इनमें इजाफा हो या आपस में हमलावर हो जाए। और अभी तक जो तकरीबन 5 हफ्ते हो गए जंग को, तमाम अरब ममालिक ने बहुत मेच्योरिटी का मुजाहरा किया और उन्होंने बिल्कुल हमले नहीं सिर्फ शुरू किए बल्कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने की कोशिश की। ईरान ने भी मादरत की और कहा कि बरादर इस्लामी मुल्क है और हम नहीं चाहते। लेकिन जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि इजराइल की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी थ्रू आउट के उनके साथ मुकाबला करने की बजाय। तो ये कशीदगी अगर इस तरफ बढ़ती है और ख़ास तौर पर अगर कोई फिजिकल UAE इन्वॉल्व हो जाता है मुत्तहिदा अरब अमारात, तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक सूरत हाल कंसर्न होगी सिक्योरिटी। अब आने वाले वक्तों में जो आप कह रहे हैं कि किस तरफ जा रही है जंग, वो यही है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को कुछ टेक होम नहीं मिल रहा। इतने दिनों से वो जंग की कोशिश ऑब्वियसली जीतने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन उनके जो वेग या फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हैं, उसकी वजह से उनकी मिलिट्री कोई वो डिलीवर नहीं कर पा रही। आपने देखा इस क्रिटिकल मौके पर उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस की टॉप लीडरशिप को भी हटा दिया। फिर उनके कॉन्फ्लिक्ट बयानात यही आते हैं, कभी वो कहते हैं मैं जीत चुका हूँ, कभी कहते हैं रजीम चेंज हो चुकी है, लेकिन मीनिंगफुल क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से एक एलिमेंट ऑफ उनका डिस्कम्फर्ट बढ़ता जा रहा है। और अब जो सिविल आबादियों और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो उन्होंने हमले किए हैं, कि ये एक नया डायमेंशन ऐड होगा, वो अगर आप जानना चाहें तो फिर बाद में बात कर सकते हैं। खालिद साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा। दूसरी जानिब 48 घंटे की डेडलाइन को ईरान मुस्तरद कर रहा है। क्या अमरीका ईरान के खिलाफ बाकायदा ज़मीनी या वसी फ़ज़ाई फ़ौज कुशी की पोजीशन में नज़र आ रहा है आपको अभी भी?
ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये दिन होगा बिजली घरों का और इतना, ये बहुत ही खतरनाक कैंपेन है, क्योंकि ईरान के पास मेरा ख्याल है ज्यादा लीवरेज है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की वो बिजली बंद कर देंगे, वो पानी की डिस्ट्रप्शन कर देंगे, लेकिन ईरान क्या कर सकता है? ईरान ये कर सकता है कि जो ऑपोजिट टू स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, जो जीसीसी का बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, उनके अंदर 815 वाटर डिसैलिनेशन प्लांट लगे हुए हैं। इन प्लांट्स का जाहिर है पानी जो समंदर से सक किया जाता है, निकाला जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है ह्यूमन यूज के, और तमाम मिडल ईस्ट के ममालिक को सप्लाई किया जाता है थ्रू पंपिंग। अब ये जो पंपिंग होती है और ये जो प्रोसेस होती है डिसैलिनेशन, तमाम की तमाम बिजली पे चलती है। और अगर ये बिजली पर चलती है और ईरान टारगेट करना शुरू कर दे इनको, तो जाहिर है इनकी एक तो डिसैलिनेशन प्रोसेस रुक जाएगा, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट वो पंपिंग नहीं हो सकेगी उन मिडल ईस्ट के ममालिक को। मिडल ईस्ट के ममालिक कितना डिपेंडेंट है? वो सऊदी अरब तकरीबन 70% डिपेंडेंट है, ओमान 85% डिपेंडेंट है, कुवैत 90% डिपेंडेंट है उन पर। जो सबसे बेहतर पोजीशन में है वो यूएई है, जिसकी तकरीबन 40-50% डिपेंडेंसी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर है, और उसके पास स्टोरेज भी सबसे ज्यादा तकरीबन 40 दिन का, जबकि बाकी तमाम ममालिक पास स्टोरेज तकरीबन 4 से 7 दिन का है सर। सही। जिसका जिसका मतलब ये है कि अगर ईरान ने ये वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और उनकी बिजली घर को तबाह करना शुरू कर दिया, तो फिर पूरे मिडल ईस्ट के अंदर लाइफ स्टैंड स्टिल हो जाएगी। पानी ना होने की वजह से 5 स्टार होटल्स और 7 स्टार होटल सारे खाली हो जाएंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि पानी नहीं होगा। तो आई थिंक ये बड़ी खतरनाक कैंपेन होगी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये इनिशिएटिव लेना शुरू किया, क्योंकि मेरा ख्याल है ईरान के पास बहुत ज्यादा टारगेट अपॉर्चुनिटीज रिच हैं एज कम्पेयर टू अमेरिका। बिल्कुल सही। यानी ये फिर आप शीशे के महल में बैठ के किसी पर पत्थर मारेंगे तो फिर जवाबी पत्थर का भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। खालिद साहब, ईरानी यूरेनियम पर कब्जे और इसे वहाँ से निकालने के ऑपरेशन के लिए जो रनवे बनाने का सवाल हुआ, उस पर फ्रांसीसी जनरल ने जो अमरीकी कमांडर्स को कोकेन का नशा ना करने के मशवरे पर जो मशवरा दिया, उस पर बात हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या आलमी ताकतें और नेटो इत्तेहादी अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो ट्रंप की इस जंगी मुहिम जुई के सख्त खिलाफ हैं जो इस तरह के रिमार्क्स सुनने को मिल रहे हैं? उज़ैर, देखिए, दुनिया को ये पता लग गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जीत नहीं रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जो अमेरिका का उन पर है वो कम करने के लिए ये आइडियल मौका समझा। और खास तौर पर जो 15 महीने प्रेसिडेंट ट्रंप का जो टेन्योर है शुरू का, उन्होंने ऑलमोस्ट हर सेगमेंट, इंस्टीट्यूशन, लीडर को ऑफेंड ही किया है। कनाडा से शुरू किया उन्होंने, कहा आप हमारी 53rd स्टेट बन जाए। फिर उन्होंने कहा मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता हूँ, फिर मैं बग्राम एयरबेस ले लूंगा। फिर उन्होंने कहा नेटो हमारे किसी काम की नहीं है, ये ना भी मदद करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इनकी मदद की जरूरत ही नहीं है। आप जंगें इस तरह नहीं लड़ते, और खासतौर पर जब आपके गोल अचीव नहीं हो रहे तो फिर आप उनको याद भी करना शुरू करते हैं कि वो मदद क्यों नहीं कर रहे। फिर आपको गुस्सा भी आ रहा है कि मदद नहीं करते, और फिर अगले दिन कह देते हैं मुझे जरूरत ही नहीं है। तो आपने इंटेग्नाइज खुद किया हुआ है। और ये जो ममालिक, जाहिर है इनकी डिपेंडेंसी अमेरिका पर बहुत ज्यादा थी, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि विक्ट्री हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन। जब कोई नाकामी होती है किसी ऑपरेशन के अंदर तो कोई भी ओन नहीं करता। तो इस वक्त कोई भी ओनरशिप नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लेना चाहता, क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि फ्रांस का एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है ईरान के साथ, और वो कहता है कि फ्रांस को भी हम इजाजत दे रहे हैं कि वो ले जाए अपने यहाँ से तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। तो दैट मीन्स ईरान की बड़ी कामयाब स्ट्रैटेजी है कि वो एक एक करके वेस्टर्न मुल्कों को, नेटो मुल्कों को इंसेंटिव दे रहा था कि अमेरिका के जेर साया ना हो और वो निकल आए। ये एक कामयाब स्ट्रैटेजी है पॉइंट ऑफ व्यू से। और जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त और ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इसीलिए ये बिजली घरों और ये पानी और इसके जो स्टोरेज है उन पर हमले की सोचना शुरू करती है, क्योंकि उनको कोई और मकसद अचीव कर नहीं पा रहे किसी और तरीके से। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने भी कहा कि अगर अमेरिका जीत रहा होता तो फिर बाकी सारे ममालिक भी उसके साथ होते, क्योंकि हमेशा जो है लोग जीतने वालों के साथ ही होते हैं। तो अमेरिकी सदर का ये दावा जो है वो समझ में नहीं आता। लेकिन सर, ईरान का एक और दावा है कि उसने जदीद इंफ्रारेड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से अमेरिकी रडार्स को बेबस करके 7 तैयारे गिराए हैं। एक एयरफोर्स के ऑफिसर की हैसियत से आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई ईरान ने अमेरिका के खरबों डॉलर्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का तोड़ ढूंढ लिया है? देखिए ज़ाहिर, जो जंग शुरू होने के बिल्कुल शुरू में जब 3 अमेरिकन F-15 मारे गए थे, और उस वक्त भी आप जैसे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि ये अमेरिका क्लेम कर रहा है कि ये फ्रेंडली फायर का नतीजा है, और मैंने उस वक्त भी नहीं माना था कि 3 जहाज फ्रेंडली फायर से नहीं मारे जाते हैं तो दुनिया में। गलती एक दफा होती है, एक ही दिन में 3 दफा, और वो भी तीनों F-15 जहाजों की नहीं होती है। वो हुआ ये है कि ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, आप सही कह रहे हैं कि वो इस्तेमाल की है। ये बुनियादी तौर पर आपके व्यूअर्स को आसान करने के लिए बता देता हूँ कि इंफ्रारेड जो सिग्नेचर होते हैं, ये इंजन हीट होती है बुनियादी तौर पर। उसको जाहिर है दुनिया का कोई अभी तक जहाज ऐसा नहीं है जो बगैर इंजन के चले, और जब वो इंजन चलेगा तो जाहिर इसकी हीट होगी, और हीट सीकिंग पर उसको मिसाइल दागा जा सकता है।
इम्प्लीकेशन इससे कहीं आगे है। ये सही। सिर्फ जहाजों का नुकसान नहीं हुआ। पहली दफा आपने देखा कि पहले अमेरिका डिनाई करता आया थ्रू आउट जंग के अंदर कि मेरा नुकसान हुआ ही कोई नहीं है, सब गलत है, F-35 हो गया, F-18 हो गया, F-16 हो गया, तमाम के तमाम को डिनाई करता है। अब क्योंकि ईरान के अंदर गिरा F-15 2 सीटों का जहाज है, इसके दोनों को रेस्क्यू करना पड़ा उनको, एक को कर लिया जल्दी और दूसरे को देर से किया। तो ये अब जाहिर पब्लिक होना शुरू हुई है बात एक्नॉलेजमेंट कि वो मार रहे हैं। अब एक चीज आपके व्यूअर्स को और हमें ज़हन में रखना चाहिए कि जहाज जो 10 हो या 7 हो या 15 हो जाए, अमेरिका को नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट से कोई डैमेज नहीं होता, इतना हजारों की तादाद में उसका जहाज है। नंबर 1 होता ये है, वो एक कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, वो एक तमाद जो आपको अपने ऊपर होता है, जो एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस के साथ आप जाते हैं दुश्मन पर हमलावर होने के, हमें कुछ कह नहीं सकता, हमारी ये डोमिनेंस है। मैं 3 लोगों का नाम लेके, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, उनकी जो कैरोलिन है स्पोक्स पर्सन व्हाइट हाउस की, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद कहा वी हैव डोमिनेंस इन द स्काई। डोमिनेंस ऐसे होती है जिसका मतलब है दुश्मन को रेजिस्ट नहीं कर सकता। फिर कैरोलिन जो उनकी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एयर स्पेस ऑफ ईरान। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि देयर इज एब्सोल्युटली नो रेजिस्टेंस ईरान की तरफ से। दैट मींस आप एक लिबर्टी ऑफ एक्शन बता रहे हैं कि हमारे पास इतना एक्शन है कि हम जो मर्जी करें, और जो दुश्मन है वो हमें ना इंटरसेप्ट कर सकता है, ना पकड़ सकता है, ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। जब ये इस तरह का नुकसान होता है तो आप देखें कि कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा उनका। जहाजों की तादाद का फर्क पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उनको लिबर्टी ऑफ एक्शन प्लान करते वक्त मुश्किल पेश आएगी। वो समझेंगे अगर हम 20 जहाज भेजेंगे किसी हमले के लिए तो शायद 1-2 वापस भी ना आए। पहले उनका ये था कि 20 के 20 वापस आते हैं। वो डिग्री ऑफ एश्योरेंस भी ज्यादा हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, और जाहिर है आपकी प्लानिंग रिस्ट्रेन करना शुरू कर देते हैं आप अपनी प्लानिंग में। तो ये नुकसान होगा इसका। बिल्कुल, एक हजीमत का सामना भी करना पड़ता है ऐसी सुपर पावर को जब उनके तैयारे गिरते हैं। तो खालिद साहब, सैटेलाइट तस्वीर फराहम करने वाली जो अमरीकी कंपनी है प्लांट लैब्स ने, उसने मशरिक़ वस्ता की जंगी तस्वीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इस डिजिटल ब्लैकआउट के पीछे असल अमरीकी हिकमत अमली क्या है? क्या अमरीका का नुकसान इससे कहीं ज़्यादा है जो रिपोर्ट किया जा रहा है? जी, ये बिल्कुल उसी का फॉलोअप किया गया जिससे इजराइल फॉलो कर रहा है। इजराइल ने भी डे 1 से, आपने देखा होगा, अपने तमाम शहर के जो सीसीटीवीज लगे हुए थे, जो कैमरास लगे हुए थे मुख्तलिफ रोड साइड पर, उनको हटाना शुरू कर दिया था उनकी मिलिट्री में जंग शुरू होने के फौरन बाद। बिल्कुल, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि जो रिकॉर्डिंग हो और जो डैमेज असेसमेंट हो हमारे दुश्मन को पता लगे। और जाहिर है उससे 2 चीजें होती हैं, एक तो आपको फीडबैक मिलता है अपनी परफॉर्मेंस का कि ईरान ने मिसाइल कैसे मारे हैं, दूसरा दुनिया के लिए बड़ा ऑब्वियसली एक एलिमेंट ऑफ वो होता है इनपुट। और ईरानी लोगों को बहुत ज्यादा जाहिर है खुशी होगी अगर उनको पता लगे कि हमारे मिसाइल कितने कामयाब हुए। ऑपोजिट होगा इजरायली लोगों के लिए और इंटरनेशनल मीडिया के लिए, वो डिप्रेसिंग इजराइल के लिए होगा कि मेरी सारी खबरें बाहर जा रही हैं और मेरा क्या नुकसान हुआ है। तो ईरानियन के लिए बहुत फायदेमंद था, इसीलिए ऑलमोस्ट ब्लैकआउट किया गया था इजराइल के अंदर से भी कि कोई न्यूज बाहर ना निकले। ये उसी की कंटिन्यूएशन लग रही है। और एक और आखिरी बात मैं याद कराता चलूं कि जंग से पहले, अभी जंग ये शुरू भी नहीं हुई थी, तो चीनी एक सैटेलाइट ने ऑब्वियसली एक पिक्चर रिलीज की थी। मवाफाक एयरबेस है जॉर्डन का एक, वो मैंने खुद भी देखी, जहाज भी काउंट किए। उन्होंने एक रिलीज की थी, अमेरिकन जहाज डिप्लॉय हो रहे हैं बिफोर वॉर, और जॉर्डन के उस बेस से आप गिन सकते थे कि तकरीबन 52 जहाज फाइटर खड़े थे और C-130 और C-17 ट्रांसपोर्ट जहाज लाइनों में खड़े थे। तो आपको एग्जैक्ट पता लग जाता है कि मूवमेंट क्या हो रही है, क्या रूट फॉलो हो रहा है, कितनी इंटेंसिटी से हो रहा है। तो ये बहुत कारगर होता है दोनों तरफ, जिसके पास भी इनपुट आ जाए टाइमली। बिल्कुल सही है। खालिद साहब, इराकी मुजामती धड़ों ने गुज़श्ता 48 घंटे में अमरीकी अड्डों पर कोई 18 से ज़ायद हमले किए हैं। तो क्या ये जंग अब रियासतों की बजाय गोरिल्ला वॉरफेयर के फेज में दाखिल हो चुकी है, जो कि फैलती ही चली जाएगी? ज़ाहिर बुनियादी तौर पर तो इराक के पास ऑप्शन ही बड़ी महदूद है। वो एसिमेट्रिक ही लड़ सकते हैं, स्टील वर्सेस स्टील, जेट एयरक्राफ्ट वर्सेस जेट एयरक्राफ्ट, टैंक वर्सेस टैंक, तो मुकाबला कर नहीं सकते। अमेरिका है बैक्ड बाय इजराइल, ऑब्वियसली इनडायरेक्टली सपोर्टेड बाय मिडल ईस्ट कंट्रीज, उनके जो बेसेस हैं वहां से सपोर्ट मिल रही है। तो किसी स्टेज पर भी अमेरिका लड़ने की इस तरह पोजीशन में नहीं है कि वो न्यूमेरिकली आउट नंबर होके तो लड़ेगा, उसने तो सुपीरियरिटी से ही लड़ना है। लेकिन ईरान के पास ऑप्शन ही नहीं है सिवाय से कि एसिमेट्रिक रखे, ऐसी जगहों पर नुकसान पहुंचाए जहां अमेरिका तवक्को ना कर रहा हो, और ऐसा नुकसान पहुंचाए जो उसको ज्यादा लीथल लगे। लीथल का मतलब मैंने फाइटर जहाजों की मिसाल से साबित करने की कोशिश की है। वाटर डिसलिनेशन प्लांट हमने देख लिया है, मोसाद को जो वो हेडक्वार्टर भी कल परसों ने तबाह किया, और मिलिट्री हेडक्वार्टर इजराइल के अंदर तबाह हो रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो इस सारी ध्यान में रखते हुए हम देख सकते हैं कि ईरान वो कॉज करना चाह रहा है डैमेज, जो उसके लिए कल को नेगोशिएशन होती है तो उसको ज्यादा एडवांटेज बार्गेनिंग में मिल सकती है।
बिल्कुल ये एडवांटेज मिल सके ईरान को और मिलता हुआ नज़र भी आ रहा है, लेकिन बाकी सारे ममालिक जो है उन्हें बड़ा डिसएडवांटेज हो रहा है, हमें भी ख़ास तौर पर। सर, आलमी मंडी में तेल जो है वो $100 फ़ी बैरल से भी ऊपर जा चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका में पेट्रोल $4 गैलन तक पहुँच गया है। क्या ट्रंप ये जंग सिर्फ मशरिक़ वस्ता में अपनी साख बचाने के लिए लड़ रहे हैं या फिर इसके पीछे मौशी गठजोड़ कुछ और भी हो सकता है? देखिए, दुनिया तो चलती माशत से पूरी की पूरी दुनिया इफेक्ट हुई हुई है ऑयल प्राइसेस की वजह से। इनडायरेक्ट जो वॉर एस्केलेट करती जा रही है, प्राइसेस भी बढ़ती जा रही हैं। ईरान का उतना ज्यादा कंट्रोल है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, तो जाहिर है एक और ज्यादा स्कैसिटी या कमी हो गई है तेल की। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली दुनिया में जब तेल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। एक एलिमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी पैदा हो जाता है कि जंग कम बंद होगी, चीजें अनसर्टन होती है, स्टॉकिंग शुरू हो जाती है, होल्डिंग शुरू हो जाती है। तो वो नजर आ रहा है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये बहुत बड़ा प्रेशर है कि दुनिया में जहां ये क्योस मचा हुआ है उसकी जिम्मेदारी तमाम लोग प्रेसिडेंट ट्रंप पर कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने लोग 70 से 80% तक खिलाफ भी हैं, मुजाहरे भी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी। ये नई एक डायमेंशन आ रही है क्योंकि ईरान को एक न्यू फाउंड अपनी स्ट्रेंथ पता लगी है कि उसके पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो कंट्रोल आया है और उसने जो जंग को रीजनलाइज कर लिया है। ये एक दो डायमेंशन है मेरा ख्याल है जो प्रेसिडेंट ट्रंप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, सदर डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और इसका उन्हें नुकसान भी हुआ है और मिस कैलकुलेशन जो है वो उनकी सामने आ चुकी है। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। और यकीनन सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तनहा भी दिखाई दे रहे हैं, कोई भी मुल्क जो है वो उनका साथ देने को भी तैयार नहीं है और ईरान जो है अपने कार्ड्स बड़े अच्छे तरीके से खेल रहा है, ख़ासतौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के महाज पर। और अब हम देख रहे हैं कि फ़्रांस को भी वहाँ से गुजरने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है, यानी फ्रांसीसी जहाज़ भी जो है वो भी अपना हॉर्मुज़ से ईरान गुजरने दे रहा है। तो फ्रांस भी जो है वो भी ईरान के साथ हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि कल का जो दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकियां दे रखी हैं ईरान को कि कल का दिन जो है बिजली के पावर प्लांट्स जो हैं ईरान के अंदर उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा जो बड़े बड़े पुल हैं, जो ब्रिजेस हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। तो देखना यह कि कल का रोज़ कल का जो सूरज है वो क्या मंजर देखता है, कि क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें की हैं वो खुदा न खास्ता मुकम्मल होंगी या उससे पहले ही कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई बहुत सारे ममालिक जो हैं वो दरमियान में पढ़कर कोई सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं और जो नुकसान है उसको कम से कम किया जा सकता है, या फिर मुज़ाकरात की कामयाबी का भी कोई इम्कान मौजूद है। इस हवाले से भी आपको आगाह रखेंगे लम्हा ब लम्हा। आगे बढ़ते हैं और आपसे ये सवाल है नाज़रीन कि क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब एक मैदान में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले और मुख्तलिफ पस मंज़र रखने वाले खिलाड़ी एक साथ उतरते हैं तो तबकाती तकसीम की लकीरें कैसे मिट जाती हैं। खेल सिर्फ हार और जीत का नाम नहीं, दरअसल वो आफाकी ज़ुबान है जो दिलों को जोड़ती है, जो जंगों के माहौल में भी मुस्कुराहटें बिखेर देती है। और इसी जादुई ताकत को तस्लीम करते हुए आज 6 अप्रैल को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तरक्की और अमन के लिए खेलों का आलमी दिन मना रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 23 अगस्त 2013 को यह फैसला किया था कि हर साल 6 अप्रैल को यह दिन मनाया जाएगा। और यही वो तारीखी दिन था जब 1896 में यूनान के शहर एथेंस में पहले जदीद ओलंपिक गेम्स का आगाज हुआ। इस साल का थीम भी बहुत ही शानदार रखा गया है, बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स, यानी खेलों के जरिए लोगों के दरमियान मोहब्बत के पुल बनाना और नफरतों और तासुब की दीवारें गिराना। ये खेल ही तो है जो पसमानदा तबकात की तन्हाई को ख़त्म करता है और नौजवानों को एक मुस्बत और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की जानिब ले जाता है। तो आइए आज के इस खास दिन पर हम सब ये अहद करें कि मोबाइल स्क्रीन्स को साइड पर रखेंगे और खेलों को अपनी और अपने बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बनाएंगे। इसी पैगाम के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। व्यूअर्स, हमारे चेहरे की खूबसूरती और शख्सियत का एक अहम हिस्सा हमारे बाल भी होते हैं और अगर मर्दों की बात करें तो ज़्यादातर इन्हिसार बालों पर ही होता है। लेकिन आजकल हर दूसरा शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, और अब तो छोटे बच्चे भी बालों के गिरने, खुश्की और वक्त से पहले बाल सफ़ेद होने की वजह से शदीद परेशान नज़र आते हैं। और ऐसे में हम हज़ारों रुपए एंटी हेयर फॉल शैम्पूज़ और नुस्खों पर बर्बाद कर रहे होते हैं। और सल्फ़र फ्री शैम्पू भी जो है वो भी मार्केट में बड़े मौजूद हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा होता। आखिर इन तमाम मसाइल की जड़ क्या है और क्या ये हमारी नाकिस ग़िज़ा है, नींद की कमी है या फिर केमिकल्स का बेजा इस्तेमाल है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा। तो उन्हीं के पास चलते हैं। आपा, खुशामदीद कहते हैं आपको सुनो पाकिस्तान में। वेलकम। बहुत शुक्रिया बेटे। आपा, सबसे पहले तो हम वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वजह है कि हमारे बाल गिरते क्यों हैं, अर्ली एज में क्यों गिरना शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ साथ बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं
ये मामूल है, इसे हम कोई आम अमल समझ सकते हैं या कुछ मसाइल चल रहे होते हैं आपकी बॉडी में जिसकी ये इंडिकेशन हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मसाइल चल रहे होते हैं। आपकी जो आपकी स्किन ख़राब हो रही हो, आपको कोई बीमारी लग रही हो, जिस तरह से आज हमारा टॉपिक बालों का है, वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, गिर रहे हैं, झड़ रहे, डैंड्रफ हो रही है और डिफरेंट तरह की जो है वो स्किन एलर्जीज हो रही हैं, तो डेफिनेटली इंटरनली एक तो आपका जो है वो लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना, नींद का पूरा ना होना, स्ट्रेस, और दूसरे नंबर पे उन विटामिन और मिनरल्स की कमी जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी अच्छी स्किन के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे हेयर्स के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए जो है वो चाहिए। तो वो अगर आप अपनी बॉडी को नहीं वो वाले न्यूट्रिएंट्स देंगे तो डेफिनेटली फिर ये वाले प्रॉब्लम, इशू, मसले, मसाइल हो सकती हैं। तो आप कौन सा नुस्खा लेके आई हैं? पहले तो मेरा ख्याल है जो बाल झड़ रहे होते हैं या गिर रहे होते हैं उनके लिए हमें कोई बताएं नुस्खा कि उनको किस तरह से रोका जा सकता है और दोबारा से किस तरह से उगाया जा सकता है। फिर हम बाकी के जो नुस्खे हैं, को बाल सफ़ेद हो गए उन्हें किस तरह से काला करना है उस पर भी बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले आपको पता है मेरी आदत है कि सबसे पहले इंटरनली कौन सी चीज़ें आप खाएं अपनी डेली रूटीन के अंदर, कि लगाने वाली बात में बताएंगे, लगाने वाली बात में बताऊंगी। बहुत सिंपल सी जो है वो 2 चीज़ें हैं। आप क्या करें, पम्पकिन सीड सस्ते हैं, कोई महंगे नहीं है, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज, कोई गर्म नहीं है। एक हमारे यहाँ पे ये मसला है कि जो ये बड़ा मसला है, ड्राई फ्रूट्स है, नट्स वगैरह है, ये जनाब जी सर्दियों की सौगात है और सर्दियों के अंदर लेनी है। गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में जो है ना वो अब हमें उन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत नहीं है, या गर्म है या पता नहीं दाने निकल आएंगे, क्या मसला मसाइल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आपके अंदर उस बॉडी के अंदर वो वाले मिनरल्स जो है वो उसकी डेफिशिएंसी हो रही होती है, जिसकी वजह से वक्त से पहले आपके बाल गिर रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम, इशू जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सीड्स आप छिले हुए बड़े अच्छे मिलते हैं, ठीक है, अच्छे ब्रांड्स के मिलते हैं। तो आप ये रात को सोने से पहले इसका जो है वो थोड़ा सा जो है वो दरदरा सा जो है वो मोटा पाउडर बना के रख लें या उनको ऐसे ही रख लें। कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 खाने का चम्मच अगर आप सोने से पहले, दोनों का मिक्स किया हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप ये 1 खाने का चम्मच खाना शुरू कर देते हैं ना, 1 टेबल स्पून छीले हुए, ठीक है, तो वो अगर आप डेली बेसिस पे लेना शुरू कर देते हैं, कोई गर्म नहीं, कोई एक्नी नहीं होगी। आप यकीन करें कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। आपकी बॉडी के अंदर आजकल आप देखिए कि मैग्नीशियम जो है वो टैबलेट्स बहुत ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हर जगह पे उसकी एडवर्टाइज देख रहे हैं। बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं, कोलाजिन के जो है वो पाउडर सप्लीमेंट्स आप देख रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें अगर आप ले लेते हैं, और अगर आपकी नज़र भी साथ वीक हो रही है, ठीक है, नज़र कमज़ोर होने की वजह से सर हर वक्त दर्द कर रहा है, उसकी वजह से भी अगर बाल गिर रहे हैं, तो उसके लिए सिंपल जो है वो 1 पाव सौंफ और 1 पाव सफ़ेद तिल, ये आप मिक्स करके एक कंटेनर के अंदर डाल के अपनी पॉकेट के अंदर रख लें। उसमें थोड़ी सी जो है वो, आजकल गर्मियाँ हैं, थोड़े से इलायची के दाने जो है वो डाल लें। अगर आपको नहीं पसंद, कड़वे फील हो रहे हैं, तो इलायची के दाने निकाल दें। तो अगर 1 टेबल स्पून आप सौंफ और तिल ये सारे दिन में कंज्यूम करते हैं, रात में आप सिंपल कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज छिले हुए, ये 1 टेबल स्पून लेना शुरू कर देते हैं। अगर आपके वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आपके बाल सफ़ेद होना रुक जाएंगे। अगर नज़ला, जुकाम, फ्लू की वजह से, सर दर्द की वजह से बाल गिर रहे हैं, तिलों की वजह से और सौंफ की वजह से, आपके जो है वो सर दर्द को ये ठीक करेगा, आपकी नज़र को बेहतर करेगा, आपके जो दिमाग में, सर में दर्द होती है उसको ठीक करेगा। तिल और सौंफ, और बड़े आसान है दोनों, बड़े इजीली किए जा सकते हैं, बेहतरीन है। आप जो मल्टीविटामिन्स की तरफ जा रहे हैं, कोलेजन पाउडर्स की तरफ जा रहे हैं, आप अगर इन सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, इनके वो वाले इफेक्ट और रिजल्ट नहीं है जो इन चीज़ों के। तो डेली रूटीन में अगर आप ये अपने खाने पीने में चीज़ें शामिल कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके बालों से और स्किन से रिलेटेड जितने मसले हैं, एक तो वो हल होंगे, और दूसरा आपको जो कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज 1 खाने का चम्मच रात को लेते हैं, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी उसके साथ। अच्छा आपा, हमें ये भी बताएं कि ये बहुत सारी बातें भी की जाती हैं, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि ये तो हो सकता है कि आपके बाल गिर रहे हैं, आप इस प्रोसेस को यहाँ स्लो डाउन कर सकते हैं, रोकना भी बड़ा मुश्किल है वो कहते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या कोई ऐसे भी नुस्खे मौजूद हैं, कोई ऐसे भी टोटके हैं कि जो बाल गिर गए हैं वो दोबारा से अपनी जड़ों से निकलना शुरू हो जाए? बिल्कुल 100%। 100%। हाँ, 50 के बाद या 60 के बाद जो बाल गिर गए हैं उनकी 100% गारंटी नहीं है। बट अगर वक्त से पहले आप 25 में हैं, 30 में हैं, 35 में हैं, 40 में हैं,
तो अगर आपका जो है वो लाइफस्टाइल इस तरीके से है जिसकी वजह से जो है वो आपके बाल गिर रहे हैं, तो जो मैंने 2-3 चीज़ें कही हैं, एक तो जो है वो इनको अपनी लाइफ का जो है वो हिस्सा बनाएं। दूसरे नंबर पे एक मैं टोनर शेयर करती हूँ आपके साथ, ठीक है। ये वाला टोनर बना के रखें। तेल को मैं बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट इसलिए नहीं करूँगी, गर्मियाँ हैं। सर्दियों में आप ऑयलिंग करें, मस्ट ऑयलिंग करें। अच्छा, यानी गर्मियों में आपको ऑयलिंग कम कर देनी चाहिए? जी 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 जी। अब देखें कि पसीने के साथ आपकी स्वेटिंग, जब तो आपका ऑलरेडी सीबम, आपका जो है वो ऑयली ग्लैंड्स एक्टिव हुए होते हैं, और डैंड्रफ भी कम होती है गर्मियों में कंपैरेटिवली आपके स्कैल्प पे। उस पे भी मैंने देखा कि अगर हर वक्त आप तेल लगा के रखेंगे तो उसके साथ भी जो है वो हेयर फॉल जो है वो ज्यादा जो है वो तो स्टार्ट हो ऑयलिंग की भी जाता है। आप हमें बता दें टोनर के साथ साथ, वो भी बताएं कि रूटीन क्या होनी चाहिए फिर एक हफ्ते के अंदर गर्मियों में। हाँ जी, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है वो जिन लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो हेयर फॉल हो रहा है, उसके लिए मैं एक टोनर जो है वो बताती हूँ। आपने बाल धोएं, बाल धो के आप अपने बालों को टॉवल ड्राई कर लें। टॉवल ड्राई करके आपने क्या करना है, ये देखें, ये मैंने इस तरीके से जो है ये टोनर बनाया हुआ है, सिंपल। आपने क्या करना है, आपने जो है वो 100 ml 1 गिलास पानी का लेना है, इसको आप चूल्हे पे रख दें। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जो है वो रोजमेरी, ठीक है, 1 टेबलस्पून रोजमेरी, 1 टेबलस्पून इसके अंदर आप लौंग, और 1 टेबलस्पून आप इस तरीके से जो है ना ये भकड़ा आता है, ठीक है, इसको आपने जो है वो उसके अंदर डाल के दम के अंदर आपने जो है वो बना लेना है, ठीक है। अगर आपके बाल बहुत फ्रीजी और ड्राई है तो आपने खाने का चम्मच इसमें मेथी दाने का भी डाल लेना है। इसको दम के अंदर आपने जो है वो पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए। ये पक जाए, इसके बाद स्टेन करके आप ये डाल लें। आपने बाल धो लिए, गंदे बालों में नहीं लगाना। आपने अपने बाल धो लिए, टॉवल ड्राई कर लिए, उसके बाद आपने मांग निकाल के ये वाला जो टोनर है आपने सारे स्कैल्प पे लगा लेना। आपके बालों पे लगे, स्कैल्प पे लगे, सारे आपने जो है वो स्कैल्प पे इसको जो है वो स्प्रे कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा आप हाथों से, जेंट्स हैं तो आपको पता है 5 मिनट में जो है वो ड्राई हो जाता है, लेडीज हैं तो थोड़ा फैन के नीचे जो है वो इसको ड्राई 3-4 दफा इसको एयर ड्राई करना है आपने इसको, हेयर ड्राई नहीं करना। हेयर ड्राई नहीं करना, गर्म आपने हवा, आयरन वगैरह को आप अवॉइड करें, ठीक है। जो आयरन है ये भी आपके बालों के मॉइस्चर को, नमी को जो है वो खींच लेती है, टूटते हैं, खराब हो जाते हैं बाल, ठीक है। तो इसको जो है वो स्प्रे करके आप थोड़ा सा जो है वो 2-3 दफा यानी कि स्प्रे करें। उसके बाद आप क्या करें, लकड़ी की कॉम्ब, लकड़ी की कॉम्ब आप जो है ना वो मस्ट है। तो आपने बाद में क्या करना है, 2 से 4 मिनट के लिए लकड़ी की कॉम्ब कर लें, दैट्स ऑल। आपका मसाज हो गया, आपकी जो है वो स्कैल्प स्टिमुलेशन हो गई, जो आपने आधा घंटा मसाज से करनी है। लकड़ी की कॉम्ब से क्या हुआ कि स्टिमुलेशन हो गई, ये वाला जो आपने टोनर लगाया ये आपके स्कैल्प के अंदर जो है वो पेनिट्रेट हो गया। आप इसको जो है वो जब आप बाल धोएं तब आप, और इसको लगा रहने देना, ये नहीं कि आपने इसको रिंस करना है, ठीक है। ये वाला जो टोनर मैंने आपको बताया है, ये वाला जो टोनर है आपके गिरते बालों को रोकेगा, आपकी बालों की ग्रोथ को बेहतर करेगा, आपके वक्त से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, बालों को सफेद होने से रोकेगा। प्लस जिन लोगों को गर्मियों के अंदर भी डैंड्रफ हो जाती है तो ये वाला टोनर उस डैंड्रफ को भी जो है वो ये तो खत्म टोनर करेगा। आ गया हमारे पास। अब ये भी बता दें कि ऑयलिंग की क्या रूटीन होनी चाहिए मर्दों के लिए, औरतों के लिए गर्मियों के मौसम में। हाँ जी, जिस तरह से जिन लोगों को आदत है ऑयल लगाना अच्छी बात है, लेकिन ऑयल की जो है वो वीकेंड पे, वीकेंड के ऊपर आप क्या करें कि आप जो है ना, कोई आपको जो है ना वो महंगे महंगे ऑयल लेने की जरूरत नहीं जिसमें जड़ी बूटियां डाल के उसको जो है वो जलाया हुआ है। सिंपल आप सरसों, गर्मियां हैं, सरसों का तेल 100 ml ले, 2 खाने के चम्मच जैतून का तेल, 2 खाने के चम्मच बादाम का तेल, 1 चाय की चम्मच कैस्टर ऑयल, सिंपल ये वाला ऑयल आप बना के रख लें। वीकेंड है, आपने क्या करना है कि आपने पहले बाल धो लें, रात को आपने जो है वो शैम्पू कर लिया, शैम्पू के बाद आपने ये वाला ऑयल हल्का सा नीम गर्म करके आप अपनी रूट्स के अंदर लगा के या टिप्स के साथ मसाज करें या लकड़ी की कॉम्ब के साथ अच्छी तरह से कॉम्ब कर लें। ढेरों ढेर ऑयल लगाने की जरूरत नहीं, इतना ऑयल जो आपके स्कैल्प पे सारे बालों पे आ जाए, और हफ्ते में 1 दफा भी काफी है बहुत, और नम बालों पे, खुश्क बालों पे नहीं। आप जो है वो ये लाजमी तेल लगाने का भी एक तरीकाकार है। अच्छा। तेल को अपने अपने बालों को पिलाना कैसे है, आपने स्कैल्प के अंदर उसको पेनिट्रेट कैसे करना है। अच्छा। खुश्क बालों के अंदर वो कभी भी आपके क्यूटिकल्स के अंदर नहीं जाएगा, आपके स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। आपके जब थोड़े से आपके बाल गीले होंगे तो फिर ही वो पेनिट्रेट करेगा। बाल आपके ड्राई हैं फिर आप ऑयल लगाएं, आप यकीन करें कि एक जादू हो जाएगा। आपा हमें बिल्कुल, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने तरीका भी बताया, बिल्कुल हमें लगाना भी नहीं आता और हम गलत कर रहे होते हैं। हमें ये भी आखिर में बताएं आपा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे टोटके चल रहे हैं, कोई प्याज जो है वो बालों में अप्लाई कर रहा है, कोई एलोवेरा जेल लगा रहा है कि बाल बड़े इससे मजबूत हो जाएंगे, बड़ी शाइन आ जाती है बालों में एलोवेरा लगाने से।
ये बातें दुरुस्त हैं? हाँ जी बिल्कुल 100% दुरुस्त है। बट धुले हुए बालों में, बाल धुले हुए हो गंदे बालों में लगाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा। उसके बाद इसकी क्वांटिटी, एलोवेरा जेल कितनी होनी चाहिए और उसको किस चीज के अंदर आपने जो है वो मिक्स करना है। ठीक है, ये चीजें वो आप सिंपल एलोवेरा जेल लेके लगा लेंगे, उसका इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि काफी लोगों को उसके साथ एलर्जी हो सकती है। ठीक है, आजकल के जो इश्यूज चल रहे हैं, जिस तरह हमने आयरन की बात की, हमने ब्लो ड्राई की बात की, हमने केमिकल ट्रीटमेंट्स की बात की, लेडीज भी कर रही हैं, जेंट्स भी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मैं बहुत जबरदस्त जो है वो अपना एक सीक्रेट आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूंगी। आजकल आप देखें कि शहतूत बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो शहतूत के पत्ते हैं, आप देखें कि जो रेशम का कीड़ा है वो शहतूत के पत्तों को खा के रेशम का कीमती तरीन कपड़ा जो है वो पैदा करता है। आप वक्त कम है, जरा जल्दी से बता दें। तो आप क्या करें कि जिन लोगों के बालों के कोई भी किसी भी चीज से कोई मसला हल नहीं हो रहा, आप क्या करें, शहतूत के पत्ते लें, 1 गिलास पानी का डालें, उसको अच्छे तरह से ब्लेंड कर लें, शेक बना लें, उसके बाद उसको जो है वो स्टेन कर लें। इसी के अंदर 1 चाय की चम्मच कैस्टर ऑयल की आपने डाल लेनी है। आपके बाल गिर रहे हैं, रफ है, ड्राई है, भर नहीं रहे, शाइन नहीं है बालों में, केमिकल ट्रीटमेंट्स कर करके बाल जो है वो ड्राई रफ किए हुए हैं, तो आप ये वाली जेल धुले हुए बालों में लगाएं, घंटा 2 घंटे 3 घंटे लगी रहे, उसके बाद आप जो है वो इसको वॉश कर दें। एक ही दफा के यूज के बाद आप बिलीव करें कि आपके बालों लाइक जो है वो हेयर बोटॉक्स जो है वो ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़े ज़बरदस्त आपने आज भी हमारे साथ टोटके जो हैं वो शेयर किए, और लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इसका फ़ायदा भी होगा। और ऑयल जो है आपको बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब गर्मियों का मौसम है, उसका आगाज़ है, तो कोशिश करें कि हफ्ते में 1 बार भी आप लगाएं तो वो काफ़ी होगा। और जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें उसका इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से करेंगे तो ही आपको उसका फायदा पहुंचेगा। अभी ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। कुछ लोग दुनिया में सिर्फ तारीफ करने के लिए आते हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि एक 17 साल का नौजवान जिसकी आंखों में बड़े ख्वाब थे, अपनी 18वीं सालगिरह से महज 3 दिन पहले जब उसने क्रिकेट के सुल्तान वसीम अकरम से ग्रीन कैप वसूल की होगी तो उसके दिल की धड़कन कैसी होगी। मैं बात कर रहा हूँ इस सदी में पैदा होने वाले पाकिस्तान के पहले इंटरनेशनल स्टार शाहीन शाह अफरीदी की, जो आज 26 बरस के हो गए हैं, और सिर्फ 26 साल की उम्र और रिकॉर्ड्स की ऐसी तवील फहरिस्त के अच्छे लेजेंड्स भी दंग रह जाएं। शाहीन दुनिया के वाहिद फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने तेज तरीन 100 वनडे विकेटें हासिल की हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि PSL की तारीख में मुसलसल 2 बार ट्रॉफी उठाने वाले वो दुनिया के सबसे कम उम्र कप्तान भी बने। पहले ही ओवर में हरीफ टीमों के दिल दहला देने का फन अगर किसी को आता है तो वो जनाब शाहीन शाह अफरीदी ही है। और इंटरनेट पर इस वक्त दुनिया भर से क्रिकेट फैंस उनके नाकाबिले यकीन रिकॉर्ड्स और यॉर्कर्स की वीडियो शेयर करके उन्हें खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, और हमारी दुआ है कि वो यूं ही पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहराते रहें। और शाहीन शाह अफरीदी को हम सब की जानिब से भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और इसी तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर भी करते रहें और पाकिस्तान के लिए फतूहात भी समेटते रहें। और एक और बड़ी अच्छी चीज़ है शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, बॉलिंग के अलावा उन्होंने बैटिंग में भी खासी तबासबाई देखा कि अक्सर बड़ा क्रूशल मैचेस के अंदर आखिरी लम्हात पे जब वो क्रीज पर आए तो जनाब टीम को जितवाने में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, बॉलर होते हुए भी। तो ये एक बड़ी अच्छी खूबी है, और इससे साबित होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस पर मुसलसल काम कर रहे हैं, बॉलिंग के अलावा बैटिंग पर भी। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें भी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बहुत छोटी सी आदत आपकी ज़िंदगी के कई साल बढ़ा सकती है। हम में से अक्सर खाना खाते ही सोफे पर ढेर हो जाते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन में मगन हो जाते हैं, लेकिन माहिरीन सेहत कहते हैं कि अगर आप खाने के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट निकाल कर चहलकदमी कर रहे हैं तो ये आपके जिस्म के लिए किसी जादू से कम नहीं है। ये सिर्फ हाजमे की बात नहीं है, ये आपके दिल, आपके दिमाग और आपकी शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का वो कुदरती तरीका है जिसके लिए कोई महंगी दवा नहीं चाहिए। तहकीक के मुताबिक जब हम चलते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो खून में मौजूद ग्लूकोज को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे शुगर लेवल अचानक शूट नहीं करता। और रिसर्च ये बताती है कि खाने के 30 से 60 मिनट के अंदर की गई वॉक हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज करती है, यानी ये आपका मूड भी फ्रेश रखती है। और वो लोग जो वज़न कम करने के लिए परेशान हैं उनके लिए तो ये एक समझे मुफ्त का इलाज है। बस आपने ये याद रखना है कि आपने खाना खाते ही फ़ौरन लेटना नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत करनी है, अपने आप को एक्टिव रखना है, और वॉक के लिए सिर्फ 15 मिनट आप अपने लिए निकालेंगे तो ये जो आदत है आपको मुस्तकबिल की बड़ी बीमारियों से
महफूज रख सकती है। और बड़ी ही ज़बरदस्त रिसर्च ना सिर्फ ये आपकी जिस्म के लिए, आपकी बॉडी के लिए, बल्कि आपकी खुशियों के लिए, आपके माइंड के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। एक और अहम खबर जो है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है अहम होने के साथ साथ। आपने कभी बर्फ़ के टुकड़े को पानी के ग्लास में डालते हुए ये सोचा है कि ये ठोस होने के बावजूद क्यों नहीं बैठ जाता? बज़ाहिर तो ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन दुनिया भर के साइंसदान इस गुत्थी को सुलझाने में बरसों से उलझे हुए थे। और कुदरत का ये अजीब करिश्मा कि पानी जब ठंडा होकर जमने लगता है तो वो सिकुड़ने की बजाय फैल जाता है। स्वीडन की स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने आखिरकार इस पोशीदा हकीकत से पर्दा उठा दिया है कि पानी के मॉलिक्यूल्स इंतहाई कम दर्जा हरारत पर किस तरह अपनी खसूसियत बदलते हैं। और साइंसदानों ने एक्सरे लेज़र के ज़रिए उस वक्त को कैद किया जब पानी बर्फ़ बनने से पहले एक लिक्विड क्रिटिकल स्टेट से गुजरता है। यह मरहला -63 डिग्री सेल्सियस जैसे शदीद दर्जा हरारत पर आता है। और साइंसदानों का यह कहना है कि इस पॉइंट पर पानी की कसाफत में जो तब्दीली आती है वही इसे बर्फ़ पर बनने पर फैलने और पानी पर तैरने के काबिल बनाती है। तो यानी अब हम कह सकते हैं कि बर्फ़ का जो तैरना है ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मॉलिक्यूलर सतह पर एक मुकम्मल साइंसी अमल का नतीजा है। तो जनाब आपके भी जहन में ये सवाल आता होगा जिसका जवाब आज हमने आपको तलाश किया है। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करें। हम हमेशा ये समझते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, फरिश्ते होते हैं जिन्हें दुनिया की चालाकियों का इल्म ही नहीं होता। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि वो नन्हा सा बच्चा जो अभी ठीक से चलना भी नहीं सीख पाया वो आपको धोखा दे रहा हो? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की एक हैरत अंगेज़ तहकीक ये कहती है कि बच्चे अपनी पहली सालगिरह मनाने से पहले ही झूठ बोलने के फ़न में माहिर हो जाते हैं। सिर्फ 10 माह की उम्र में ही 1/4 बच्चे ये जान जाते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए किस तरह से एक्टिंग करनी है, किस तरह से ज़िद करनी है या कैसे बड़ों को चकमा देना है। ये सुनकर शायद आपको और भी हैरत हो, लेकिन ये उनकी ज़हनी नशोनुमा का एक दिलचस्प हिस्सा है। और वालिदैन ये बताते हैं कि 8 माह के बच्चे भी अब ऐसी चालें चलते हैं कि अकल दंग रह जाए। कभी खिलौनों को छुपा देना तो कभी बात ना सुनने का बहाना करना। और रिसर्च के मुताबिक तो 3 साल की उम्र तक तो ये बच्चे प्रोफेशनल बन जाते हैं, खासकर जब चॉकलेट खाकर साफ इनकार करना हो या फिर सफाई के डर से सोने का ड्रामा करना हो। लेकिन प्रोफेसर एलिनिया कहती हैं कि वालिदैन को इस बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक पॉजिटिव साइन ही है कि आपका बच्चा ज़हीन हो रहा है और दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। तो अब अगर आपका बच्चा आपको आंखें दिखाए या ड्रामा करे आपके साथ, तो आप समझ जाएं कि जनाब ये बड़ा होने के साथ साथ ये ज़हीन भी हो रहा है, जिसकी वजह से वो ऐसी तमाम हरकतें जो है वो आपके साथ कर रहा है। तो आपने इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अभी प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आप इन स्टोरी से मुतालिक अपना फीडबैक भी हमारे पेज पर जाकर शेयर कर सकते हैं। तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। पाकिस्तान में अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और अब बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने मिडिल क्लास और गरीब तबके की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बायस ईंधन की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में महंगाई की एक नई और शदीद लहर आने वाली है। बरामदात 11 माह की कम तरीन सतह पर गिर चुकी हैं और पाकिस्तान का ऐसे में सारा इन्हिसार बैरूनी इमदाद के ऊपर है। इसके साथ साथ हुकूमती अखराजात में इजाफा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस संगीन मौशी रिपोर्ट का हकीकत पसंदाना रियलिस्टिक जायजा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नामवर माहिर मैशत जनाब हारून शरीफ साहब। हारून साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि मशरिक़ वस्ता की जंग पाकिस्तान की मईशत के लिए रेड अलर्ट है। हमारे यहाँ पहले ही पेट्रोल और बिजली महंगी है। इस जंग के असरात एक आम पाकिस्तानी की जेब पर बराह रास्त कैसे और कितने पड़ेंगे? जी, बहुत मुश्किल वक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जंग के सिर्फ ये ऑयल प्राइसेस के असरात नहीं हैं, इसके असरात तिजारत पर भी हैं, इसके असरात हमारी इसेंशियल जो इंपोर्ट्स के ऊपर भी हैं, इसके असरात हमारे डॉलर रूपी पैरिटी के ऊपर भी हैं। राइट। तो इससे मल्टी फैसेटेड क्राइसिस जिससे इस वक्त पाकिस्तान डील कर रहा है। बाकी ममालिक से जहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हम बेहतर हैं, लेकिन हम इससे रिगल आउट नहीं कर पा रहे। और जो दो तबकात हैं, जो मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम, उसके ऊपर बहुत बड़ा स्क्वीज दिखता है कि कीमतें बढ़ेंगी, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज कम होंगी और कंजम्पशन पावर इरोड हो जाएगी।
जब ऐसे हो जाता है तो फिर लोग चॉइसेस करते हैं कि आया वो अपनी मिनिमम लाइफ को चलाएं या हेल्थ और एजुकेशन और क्वालिटी के ऊपर इन्वेस्ट करें। सो आई सी डिफिकल्ट डेज, और उसके लिए बड़ी मजबूत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिसी शिफ्ट की पाकिस्तान को जरूरत है ताकि मिनिमम बिजनेस कंटिन्यूटी को इंश्योर किया जाए। बिल्कुल ठीक। हारून साहब, ब्लूमबर्ग ने वाज़ेह लिखा कि पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर बैरूनी इमदाद और कर्ज़ों पर चल रही है। आखिर हम कब तक IMF और गैर मुल्की बैसाखियों के सहारे अपनी मईशत चलाते रहेंगे? लोकल रेवेन्यू मॉडल आखिर क्यों फेल हो रहा है? जी, पहली बात मैं क्लियर करता जाऊं, बैरूनी इमदाद का एलिमेंट तो बहुत कम है। हाँ, हमारे पास मल्टीलैटरल्स के कर्जे हैं, सॉफ्ट लोन्स, मुल्कों ने अपने डिपॉजिट्स रख के कर्ज दिया हुआ है। तो कर्ज हमारी इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फर्क ये होता है कि कर्ज तब बेहतर होता है जब आप उसको प्रोडक्टिव जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि कल को रिटर्न आए और वेल्थ क्रिएशन हो और कर्ज भी वापस हो और मुल्क आगे चले। लेकिन यहाँ तो हमारा गलत इस्तेमाल भी है और उसका उस पर इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ रहा है। हाँ जी, जो हमारी सूरत हाल है कि हमारे बजट का 46% कर्ज वापस करने सूद में चला जाता है, और कर्ज को हुकूमत चलाने के लिए, बिल पे करने के लिए, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि कर्ज प्रोडक्टिव सेक्टर्स में जाए जहां जॉब क्रिएशन हो रही हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो। सो हमें बड़ा क्लियरली सोचने की जरूरत है तरजीहात के ऊपर कि अपनी चादर में पांव कैसे मजीद ना फैलाएं, और इसको हम जितनी चादर है उतने ही पांव फैलाएं। चेंज इन लाइफस्टाइल चाहिए। हारून साहब, एक तरफ तो हुकूमत ईंधन बचाने के बड़े बुलंद बांग दावे इकदाम करती नजर आती है, लेकिन ब्लूमबर्ग का डाटा बताता है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी खपत में 10% इजाफा हुआ है। आवाम की कुव्वत खरीद कम हो रही है, या फिर खपत बढ़ने की ये वजह जो है, ये क्या आपको नजर आती है? जी, ग्लोबली तो पेट्रोलियम की मसनूआत, खासतौर पे डीजल रिफाइंड में तो बहुत सब्सटैंशियल इजाफा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि ये साल साल का एक गवर्नेंस और कमजोर पॉलिसियों का नतीजा है कि हमारी रेजिलियंस कमजोर है। देखिए ना, हमारा इन्हिसार तजारत का, इंटरनल का, सब सड़कों के ऊपर और ट्रांसपोर्ट के ऊपर है, जबकि बाकी ममालिक जो हैं वो रेल की लाइन इस्तेमाल करते हैं जो बिजली से चलती है। तो हमारा फिर जो पेट्रोल का खर्च है बाकियों से बहुत बढ़ जाता है। सिमिलरली हमने ऑल्टरनेट एनर्जी और ऑल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर काम नहीं किया। अब ये तो माजी की बात है, लेकिन अब इस क्राइसिस में फंस गए हैं। अभी तो हमने डील करना है कि अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को रोक के लोगों को सस्टेन करें, लेकिन ये मैसिव पॉलिसी शिफ्ट्स के ऊपर बात बड़ी ओपनली होनी चाहिए कि हमारी वल्नरेबिलिटी इतनी है कि एक एक्सटर्नल शॉक लगता है और 250 मिलियन लोगों का मुल्क जो है वो ट्रबल में आ जाता है। सो वी नीड बेसिकली द वे वी कंडक्ट कंट्रीज गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, हमें बड़ी मेजर शिफ्ट की जरूरत है। राइट, हमें यकीनन मेजर शिफ्ट की ज़रूरत है। हारून साहब, रिपोर्ट ये भी बताती है कि हमारी जो बरामदात हैं वो पिछले 11 माह की कम तरीन सतह पर आ चुकी हैं। जब मुल्क में डॉलर कमाने का सबसे बड़ा जरिया ही बैठ जाएगा तो फिर हम कर्जों की किस्तें और उन पर जो वाजिबुल अदा सूद है उसको हम कैसे अदा कर पाएंगे? जी, इसके ऊपर मैं खुद जाती तौर पे 2 माह से बहुत एग्रेसिवली हुकूमत के साथ हर लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल इदारों से, कि अगर जो हमारे कंपेटिटिव सेक्टर्स हैं जो अच्छी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है और कुछ और हैं, उनके पीछे आप खड़े हो और उनको सपोर्ट दें ताकि जॉब क्रिएशन बच सके, आपकी इंपोर्ट बढ़ सके, एक्सपोर्ट बढ़ सके, आपके पास डॉलर आएंगे तो इंपोर्ट बिल को आप सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन अभी तक हुकूमत जो है वो ज्यादातर बुक को बैलेंस करने पे लगी हुई है कि किस तरह आप अगली ट्रांच ले लें और आप अपने कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस से कुछ खर्चे बचा लें। देखिए, अगर हम अपनी एक्सपोर्ट की जो कंपेटिटिव एक्सपोर्ट है उसके पीछे विजिबली खड़े नहीं होंगे और सपोर्ट नहीं देंगे हर तरह की कि वो कंपेटिटिव रहें और एक्सपैंड करें, तो फिर पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि रेमिटेंस इज लाइकली टू गो डाउन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही नहीं आ रही,
और जो इंपोर्ट बिल है वो 4-5 अरब डॉलर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो देन हमारे ऊपर और रिजर्व्स अगर कम मजीद होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं ये एक डिस्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं। अरुण साहब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को जूं का तू बरकरार रखा हुआ है ताकि महंगाई काबू में रहे। अब जबकि महंगाई बढ़ने का खदशा है तो क्या शरह सूद दोबारा से तेज़ी से बढ़ेगी, और अगर ऐसा हुआ तो क्या नई सनतें रोज़गार बढ़ पाएगा, नई सनतें लग पाएंगी? जी, मैं पहले एक बात क्लियर करता जाऊं कि ये एक पाकिस्तान में गलत फहमी है कि शरह सूद कम होने से नई सनतें लगती हैं, क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम फ्लॉड है। बैंकिंग सिस्टम 65% कर्जा हुकूमत को देता है, और जो बाकी बचता है 65% वहां जाता है, जो 35% बचता है वो बड़ी बड़ी जो उनके क्लाइंटेल हैं उनमें चला जाता है। जो नया एंटरप्रेन्योर है उसके लिए हमारे पास पैसा देने के लिए और रिस्क कैपिटल नहीं है। ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी का फ्लॉ है जिसको पॉलिसी से ठीक करना चाहिए। हाँ, अगर अभी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो यकमुश्त तो नहीं, बट आई डू सी ग्रेजुअल इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आपको मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेशन आउट ऑफ हैंड्स ना हो जाए। उससे जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस कर्ज ले रहे थे वो उनके ऊपर प्रेशर आएगा। नई सनतें लगाने के लिए हमें बिल्कुल फ्रेश थिंकिंग चाहिए कि उसकी फाइनेंसिंग कैसे करनी है। अनफॉर्चुनेटली ये कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो तो सारा पैसा सरकार को देके मुनाफा कमाते हैं। बिल्कुल अरुण साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है और बड़ा अच्छा आपने इसको एनालिसिस किया इसका कि सनतों के लिए तो पैसा नहीं दिया जाता, 65% के अलावा जो बचता है वो भी हम देखते हैं कि यहाँ गाड़ियों की मद में ज़्यादा लोन दिया जा रहा होता है बैंक्स की जानिब से, प्राइवेट बैंक्स की जानिब से, या फिर पर्सनल लोन दिया जा रहा है, या फिर होम लोन दिया जा रहा होता है। सनतों के लिए तो लोन नहीं दिया जा रहा होता। जी, दैट्स करेक्ट। जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमें अपने फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को ड्रास्टिकली एक डेवलपमेंट फाइनेंस की तरफ ले जाना है ताकि नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज निकल सकें। वरना हम ना जॉब्स तो है नहीं, हम एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी नहीं क्रिएट करेंगे, लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे, तो इंटरनल फिर हमारी विद वेरी लो ग्रोथ द प्रेशर्स ऑन यंग पॉपुलेशन विल राइज, एंड इसको हमें एज ए प्रायोरिटी देखना है। बिल्कुल ठीक है अरुण साहब, मजबूरन हमें भारत की मिसाल भी देना पड़ती है। हम देख रहे हैं कि पाबंदियों में जैसे ही नरमी हुई है, भारत ने 7 साल के वक्फे के बाद ईरान से तेल खरीदा है। खुद बलूचिस्तान हुकूमत ने ईरानी पेट्रोल की जो कीमत है वो 280 रुपये फी लीटर मुकर्रर की है। हमारे ईरान से बेहतरीन ताल्लुकात हैं, अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात भी हम करवा रहे हैं, बड़ा अहम किरदार भी अदा कर रहे हैं। मुमकिन है कि दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल ईरान हमें बेचे, फिर हम इस मौके से फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? आप क्या समझते हैं कि रुकावट कहाँ पर है? ये 2-3 चीजें हैं। एक तो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं बहुत से अरब ममालिक से, तेल के कॉन्ट्रैक्ट्स और एलएनजी के फ्यूचरिस्टिक होते हैं, तो हम ऑलरेडी वहां कमिटेड हैं। आई एम श्योर लोग ईरान से बात कर रहे होंगे, लेकिन ईरान के भी ऑयल को समझने की जरूरत है। ईरान का जो ऑयल है उसका सिंगल मोस्ट बायर जो 90% ऑयल खरीदता है वो चाइना है। हाँ, ईरान के पास गैस वाफर मौजूद है। अल्लाह करे कि कोई तस्फिया निकले और कुछ सैंक्शंस में भी आसानी हो तो हमारी गैस पाइपलाइन कंप्लीट हो सके, लेकिन हमें ईरान से क्या जहां से भी सस्ता मिले लेना चाहिए, लेकिन इवेंचुअली हमें फ्यूल मिक्स को बदलना पड़ेगा। आप एक्सटर्नल पेमेंट कर करके ऑयल के ऊपर मुल्क को बहुत देर सस्टेन नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून साहब आपके वक्त। और यकीनन हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो जिस जंग की वजह से बिगड़ती चली जा रही है और पाकिस्तान पर भी इसके बराह रास्त जो असरात हैं वो अब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसके लिए जनाब हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है हुकूमती सतह पर भी, और आपको अपने कुंबे के लिए भी अपना जो बजट है उसको रीअलाइन करना चाहिए, दोबारा से बनाना चाहिए। एक एक रुपया जो है वो इस वक्त कीमती भी है, ज़रूरी भी है, और उसका दुरुस्त इस्तेमाल करना यकीनन आपके लिए बड़ा सूदमंद साबित हो सकता है, क्योंकि यू नेवर नो के हालात जो हैं वो कब सेटल डाउन होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। जहां एक तरफ मुल्क में सियासी और मौशी दर्जा हरारत हाई है जिसकी हम बात भी कर रहे हैं, वहीं पर अब बादलों ने भी अपने तेवर बदल लिए हैं। महकमे मौसमियात ने पंजाब और इस्लामाबाद में आज से 9 अप्रैल के दौरान बारिशों की पेशगोई की है। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला गुज़श्ता शाम से बलूचिस्तान के मगरबी अजला में दाखिल हो चुका है, जिसके 9 अप्रैल तक बालाई इलाकों में असरअंदाज रहने का इम्कान है।
अप्रैल के इस महीने में जब हमारे किसान गंदम की कटाई की तैयारियां कर रहे हैं, ये बारिशें उनके लिए कितनी सूदमंद या नुकसानदेह साबित हो सकती हैं और मौसम का ये नया स्पेल कितना ख़तरनाक है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा जनाब इरफान विर्क साहब। इरफान साहब, आपको सुनो पाकिस्तान में वेलकम कहते हैं। कहिएगा कि पंजाब और इस्लामाबाद में आज से 9 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई की गई है। ये मगरबी हवाओं का सिस्टम कितना ताकतवर है और क्या इसके साथ यालाबारी का भी कोई इम्कान मौजूद है? देखिए बिल्कुल जी, इसमें यालाबारी भी के भी इम्कानात हैं। ख़ासतौर पर पंजाब के इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में इस स्पेल में यालाबारी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी। अच्छा इरफान साहब, अप्रैल का ये महीना हमारे किसानों के लिए गंदम की फसल की कटाई का वक्त होता है। क्या ये हालिया बारिशें जो तैयार गंदम की फसल है उसको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं? बड़ी शदीद तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं ये? देखिए अमूमन तो ये जो जब खड़ी फसल है या कोई इस तरह की है जो अभी कटाई नहीं हुई, हम किसानों को यही कहते हैं कि अगर क्योंकि साउथ पंजाब और जो सिंध के इलाके होंगे वहाँ पर कटाई पहले स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर कहीं ने किसी ने काट के रखी हुई है तो वो उसको संभाल ले। अगर अभी नहीं काटी तो इस स्पेल को देखने के बाद काटें। और यहाँ पर जो है ना, हम एक्सपेक्ट जरूर कर रहे हैं कि चंद मकामात पर जो है ना वो यालाबारी भी हो सकती है जी। ओह राइट, चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। इरफान साहब, बलूचिस्तान के दूर दराज अजला जैसे गवादर, तुरबत और पंजगूर में पिछले दिनों सैलाबी सूरत हाल रही। क्या ये जो नया सिस्टम है इससे वहाँ दोबारा फ्लैश फ्लड का खतरा मौजूद है? इरफान साहब, देखिए ये वाला जो स्पेल है ये ऐसा लग रहा है कि ये जो ऊपर से आएगा, यानी ये जो हमारे जो शुमाली इलाका जात हैं इसके बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाका जात, वहाँ पर जो है ना ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा। बार खान, जाफराबाद, नसीराबाद, गोलू, लोरालाई और इससे मुल्हिका जो कोहे सुलेमान के माउंटेन्स होंगे। जो साउथ के अंदर है उसमें इतना ज़्यादा इसका पोटेंशियल नहीं है, गो के वहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो है ना वो हो सकता है, लेकिन वो इतना पोटेंशियल वहाँ पे नहीं। राइट। इरफान साहब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ों पर अप्रैल के महीने में बर्फबारी की पेशगोई है। क्या ये गैर मामूली मौसम क्लाइमेट चेंज का नतीजा में से कह सकते हैं? देखिए ये जो बुलंदो बाला पहाड़ों पर स्नोफॉल हो रही है, ये हमारे जो तारीखी रिकॉर्ड है, हमारे रिकॉर्ड में ये पहले मार्च तक होता है, बाज़ औक़ात अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ जाता है। लेकिन ये जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत वार्म हुआ है और ख़ास तौर पे पोलर वोर्टेक्स डिसइंटीग्रेट हुआ था, जिसकी वजह से जो है मगरबी हवाओं के सिलसिले यके बाद दीगरे आए, और ये एक गैर मामूली चीज़ है। ये एक मामूली चीज़ इसको आप नहीं कह सकते। ताहम जो है ना ये मार्च में हुआ करता है, लेकिन अभी इस वक्त अगर ये प्रेजेंट कंडीशन देखें तो प्रेजेंट कंडीशन में ये एक गैर मामूली चीज़ है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो हमारे पहाड़ों पे जिस तरह का सिचुएशन हो रही है, क्योंकि यकदम टेम्परेचर राइज करता है जी। अभी हमारे नॉर्मल से अबव टेम्परेचर चल रहे थे पहाड़ों पे, और यकदम जो है ना वो आ गया आपका स्नोफॉल आ गई पहाड़ों के ऊपर। तो दिस इज जो है ना इट इज नॉट द नॉर्मल सिचुएशन जी। बिल्कुल, ये गैर मामूली सूरत हाल है। इरफान साहब, क्लाइमेट चेंज की तो हम बात कर रहे हैं, उससे बढ़कर हम सोशल मीडिया खोलें तो हमें हर दूसरी तीसरी वीडियो जो है वो नज़र आती है कि जनाब ये बात हो रही है कि सूरज की जो हरारत है उसको रोकने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं। ऐसी खबरों में कितनी सदाकत है? देखिए सोशल मीडिया पे जो इस हवाले से मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या है सोशल मीडिया पे अगर इस तरह की कोई चल रही है। इरफान साहब, वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं तो वो ये कहा जा रहा है कि जनाब शायद बिल गेट्स हैं और बड़े नाम हैं जो कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सूरज की जो गर्मी है, उसकी जो हरारत है, उसको ज़मीन पर पहुंचने से रोकने के लिए कुछ चीज़ें जो है वो की जा रही हैं, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से गैर मुमकिना तौर पर हम देख रहे हैं कि जिस महीने में गर्मी होती है वहाँ पर बारिश हो रही है, और जहाँ पर बर्फ़बारी का चांस नहीं होता वहाँ पर भी होता है, वहाँ पर भी बर्फ़बारी हो रही है। तो ये बातें कितनी दुरुस्त हैं?
देखिए बेसिकली है क्या, एटमॉस्फेयर को समझने की ज़रूरत है। एटमॉस्फेयर जी। एक चीज़ नहीं है। अब जो एटमॉस्फेयर है ये डिपेंड कर रहा होता है आपका जो जैसे आर्कटिक ओशन है और अंटार्कटिका है। तो यहाँ पर जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से बर्फ़ का मेल्ट होना जो है, रैपिडली जो मेल्टिंग है, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये बड़ी जल्दी रैपिडली जो है ना मेल्ट हो रही है, इसका इफेक्ट जो होता है आपका ओशन के जो टेम्परेचर्स पर होता है। ओशन के टेम्परेचर्स जो होती हैं वो फिर आपको जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स हैं उसको अफेक्ट करते हैं, और इसी वजह से जो है ना हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। नो डाउट के साइंटिस्ट जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन अभी ये वाली चीज़ जो है ना जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो आपका मेल्टिंग रेट बढ़ गया है, इस वजह से जो ओशंस के टेम्परेचर डिस्टर्ब होते हैं, ओशन के टेम्परेचर डिस्टर्ब होने की वजह से आपके डिफरेंट सर्कुलेशन पैटर्न्स जो हैं उनके जो चेंजेस हैं वो रैपिडली आ रही हैं। वो रैपिडली चेंजेस आने की वजह से एटमॉस्फेयर सही। जो डिस्टर्ब होता है उस वजह से जो है ना ये पैटर्न्स भी चेंज। जी राइट, तो ये पैटर्न भी उसी वजह से चेंज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान वर्क साहब आपका। और यकीनन ये जो स्पेल है इसमें तूफ़ानी बारिशें भी होंगी, यालाबारी भी हो सकती है, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी का भी इम्कान है। तो जो सयाह हैं वो भी एहतियात करें इन दिनों में सफ़र करने से, और जो किसान हजरात हैं वो भी जो अगर अपनी फसलें काट चुके हैं तो जनाब उनको महफूज करें, क्योंकि ये बारिशें तूफ़ानी हो सकती हैं और 9 अप्रैल तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। अगर आप यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, या सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करके आप कुछ अर्निंग कर रहे हैं तो जनाब कमर कस लें, अब आपकी बारी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नज़र अब आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स पर आ चुकी है। वफाकी हुकूमत ने 50,000 से ज़ायद फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स वाले तमाम सोशल मीडिया क्रिएटर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए एक नया और सख्त फार्मूला तैयार किया है। यूट्यूब व्यूज़ पर 195 रुपये फ़ी 1000 का फार्मूला बनाया गया है, और ये मईशत को फ़ायदा पहुँचाएगा या नुकसान पहुँचाएगा, जायज़ा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FBR डॉक्टर इरशाद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। FBR ने 50,000 फॉलोअर्स पर टैक्स की तजवीज़ रखी है। क्या सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स का होना लाजमी तौर पर भारी आमदन की भी ज़मानत होता है, और ये जो फार्मूला है ये ग्राउंड रियलिटी से कितना करीब आप इसे समझते हैं? थैंक यू वेरी मच। असल में ना मुझे जो इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है जी। वो ऐसा है जैसे शायद यूट्यूबर्स को या एक पर्टिकुलर क्लास को इसमें टैक्स किया जा रहा है। देखिए ये सही। कोई नया टैक्स नहीं है। हर जो इनकम है वो प्रेजेंट लॉ में भी टैक्सेबल है, और इसी तरह जो भी ये टैक्स है ये ऑलरेडी टैक्सेबल है। दरअसल ये जो एफर्ट इस वक्त हो रही है ये नया टैक्स नहीं लग रहा, ये एक टैक्स नेट ब्रॉडनिंग का एक एफर्ट जो FBR कर रहा है, और ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रहे हैं और एक प्रपोजल के स्टेज पे हैं। तो अगर किसी को किसी जगह पे इनके अगेंस्ट कोई शिकायत है या वो ये समझते हैं कि शायद उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो उन्होंने तो ये ओपन रखा हुआ है, वो जाएं और किसी एसोसिएशन के शक्ल में, चैम्बर के थ्रू, या खुद जाके FBR में डिस्कस करें, और वो कंसिडर होगा, या वो कन्विंस हो जाएंगे या इनको कन्विंस कर देंगे। तो इसमें मुझे कोई नया नजर नहीं, नया टैक्स तो इसमें नहीं है। सिर्फ ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनकम था जो उन्होंने शायद किसी देर के लिए छोड़ा था ताकि सेक्टर डेवलप हो जाए और फिर जाके इनको टैक्स कर दें, तो ये यही एक एफर्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल अपील करने का राइट भी मौजूद है, फोरम भी है, आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना है कि कितनी तैयारी जो है वो की गई है इस सिलसिले में, क्योंकि यूट्यूब पर जो कमाई का इन्हिसार है वो इस बात पर होता है। बहुत अच्छी बात है कि टैक्स का दायरा कार वसी होना चाहिए, लेकिन इन्हिसार इस बात पर होता है कि वीडियो किस कंट्री के अंदर देखी गई है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अगर देखी गई है तो पाकिस्तानी व्यूज़ पर बहुत कम रेट मिलता है, और बाज़ औक़ात तो 1000 व्यूज़ पर 50 रुपये भी नहीं मिल रहे होते। ऐसे में FBR का फिक्स 195 रुपये फ़ी 1000 व्यूज़ का तखमीना कितना मुनसिफाना है? क्या इसका कोई बाकायदा खुद का डिजिटल सिस्टम मौजूद है FBR के पास जो मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले व्यूज़ के रेवेन्यू का दुरुस्त हिसाब लगा सके?
देखिए, असल में ना, ये मैंने आपको बताया कि ये तो एफडीआर का पॉइंट ऑफ व्यू है जो जी। इस टैक्स को इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने पब्लिक को दिया हुआ है। मैं बिल्कुल आपकी बात को जायज समझता हूँ। अगर कहीं पे चूंकि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, उनके लिए भी तो एक नया तरीक़ाकार वो वज़ा कर रहे हैं, तो ये सबसे बेहतर तरीका ये है जो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है कि जाकर उनके साथ मशवरा करें। शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग इस सेक्टर में गलत हो तो वो ठीक कर देंगे मेरे ख्याल में। वो ये सिर्फ फोकस या अटैक यूट्यूबर्स पे या डिजिटल उस पे नहीं है। आप अगर देखें तो इस वक्त गवर्नमेंट का एज अ होल जो पॉलिसी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिजिटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट मशीनरी है या गवर्नमेंट फंक्शनिंग है। तो एफडीआर ऑब्वियसली भी एक गवर्नमेंट है, तो ये उसी का एक ऑफशूट है जो ओवरऑल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है डिजिटल। और दूसरा, हम इकोनॉमी एज अ होल चूंकि डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है और ओवरऑल दुनिया में यही हो रहा है, तो ये उसी को नेट में लाने के लिए है। और नेचुरली उसमें गलतियां होंगी, इसमें एफडीआर को भी कलेक्ट करने में कई मसाइल तो आएंगे, लेकिन ये अल्टीमेटली इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि हम जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी से जिस स्पीड से हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, तो उसी स्पीड से ये टैक्स भी डेवलप होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, और मेरे ख्याल में अगर मशवरे से किया जाए ताकि गलतफहमी ना हो, बिल्कुल तो मशवरे और मुशावरत से किया जाए, आसानी एक्सपर्ट्स की राय शामिल की जाए ताकि इसमें कोई मसला ना हो और ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। सर, पाकिस्तान इस वक्त आईटी और डिजिटल बरामदात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि ऐसे सख्त और जो उलझे हुए टैक्स कवानीन हैं जिनमें क्लैरिटी नहीं है, हमारा टैलेंट पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर नहीं हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं कि क्रिएटर्स हैं जिनके चले 50,000 फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो हैंड टू माउथ कोई 30-40 हज़ार की अमाउंट जो है अर्न कर पाते हैं बामुश्किल। उन पर भी अगर टैक्स लगा दिया जाएगा तो उनके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखिए, अब मैं एक बात हमें समझना चाहिए कि जो गवर्नमेंट का टैक्स है ना, ये कोई जुल्म या किसी बंदे से एक्सटॉर्शन के बेस पे तो होती नहीं है। ये तो उसी इनकम पे होगी जो सबसिस्टेंस के बाद होगी। आप अगर सैलरी के टैक्स को देखें तो सैलरी में उन्होंने 3 या 4 लाख रुपए आपको बेसिक सबसिस्टेंस दे के उसके बाद जो इनकम है उनको टैक्स किया जा रहा है। तो इसी तरह अगर ये इनकम आप समझते हैं, उन्होंने देखे ना, एक बेस लाइन तो दिया है जो मैंने सरसरी पढ़ा है कि 30% जो नॉन यूट्यूबर्स हैं, और उनके लिए भी जो नंबर ऑफ जो सब्सक्राइब है वो यूट्यूबर्स के लिए भी रखा है। तो ये एक रफ सा अंदाजा उनके मुताबिक होगा। तो ये चेंजेबल है, एंड दिस इज द राइट टाइम के जो कंसर्न लोग हैं वो उधर जाएं और इसको सेटल करें। दूसरा, जो आपने पहले कहा कि इनको करना कैसे होगा, यस, उनमें डिफिकल्टीज तो आती हैं। देखे जो प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, जो इंस्टाग्राम है, देखे वो ये भी तो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं ना। अगर इन्होंने इधर से कमाना है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मर्जी के साथ ही चलेगा ना। अगर वो इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इनको तो इधर काम करना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा सवाल जो आपका था नॉन रेजिडेंट का, कि जो लोग बाहर हैं और इधर से कमा रहे थे, कि उनके लिए भी ऑलरेडी लॉ एग्जिस्टिंग है कि अगर वो पाकिस्तानी है और वो कहीं और बेटा इनकम कमा रहा है, अगर वो उधर रेजिडेंट है और उधर टैक्स पे कर रहा है तो उन पे कोई लायबिलिटी नहीं है, एफडीआर उनको टैक्स नहीं कर सकता। लेकिन अगर पाकिस्तानी है और वो किसी और मुल्क में भी कमा रहा है और उस मुल्क के साथ हमारी डबल टैक्सेशन ट्रीटी है और वो टैक्स दे रहा है, तो ऐसा ही है जैसे वो पाकिस्तान में दे रहा है। लेकिन अगर वो नहीं दे रहा है, वो बेशक दुनिया में कहीं भी बैठा हो, उसने पाकिस्तान में रिटर्न भी देना है और टैक्स भी देना है। तो ये सिंपल सी इशू है। इसमें मेरे ख्याल में नया उन्होंने कुछ नहीं ऐड किया है। एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, एक नया, चूंकि नए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनकम मार्केट में आ गए हैं, तो एक नया तरीकेकार। बिल्कुल इरशाद साहब, ये एक नया है कि शायद वो अपनी टीम को भी डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल टैक्सेशन ट्रेन कर रहे हैं। तो आई एम श्योर सम टाइम समवेयर ये चीजें सेटल हो जाएगी और ये नया तरीका है, और यकीनन इसमें अभी बहुत सारी जो क्लैरिटी है वो आना बाकी है इरशाद साहब। और इस मामले में बिल्कुल तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल बैठकर इस पर बात करनी चाहिए, अपनी अपनी तजावीज़ देनी चाहिए, ताकि जब ये सिस्टम आए तो ये सही तरह से इम्प्लीमेंट हो, इसमें कोई फ्लॉज ना हो। और जिस तरह से आपने कहा इरशाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त, और आपने ये कहा कि कलेक्शन है उसका दायरा कार वसी करना या टैक्स लेना जुल्म नहीं है, तो यकीनन जुल्म नहीं है, लेकिन
फिर आपको टैक्स पेयर को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट भी करना चाहिए, उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी देनी चाहिए और बिल्कुल उन्हें जो मेयारी इलाज मुआलजा है वो भी फराहम करना चाहिए। तो तभी टैक्स पेयर जो है वो हंसी खुशी पैसे भी देगा और उसको वो उसका रिटर्न भी मिल रहा होगा। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। और अब वो सेगमेंट आ चुका है जिसका आपको हमेशा हफ्ते के आगाज़ में यानी मंडे को आपको इसका इंतज़ार होता है और आप जानना चाह रहे होते हैं कि आपका ये पूरा हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो हमारे साथ मारूफ टैरो कार्ड रीडर दाऊद जी दाऊद मौजूद हैं, उनसे इस हफ्ते का अहवाल जानते हैं। दाऊद साहब वेलकम। सबसे पहले एरीज से स्टार्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब 6 अप्रैल से 12 अप्रैल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही हैं। सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल, आगाज़ थोड़ा सा मायूस कुन, लेकिन आपके मामलात में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज और बहुत सी ऐसी सोच विचार जो कि आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगे और कामयाबियां समेटेंगे। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले आपकी एनर्जी को बूस्ट करेंगे। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में कामयाबी, एजुकेशन के मामलात में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तुलबा तालबात को मदद रहेगी। हेल्थ की बात करें तो बिल्कुल जनाब सेहत के मामलात बेहतरीन और ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मून मैसेज दे रहा है कि सूरत हाल को प्यार से डील करें और या हय्यू या कय्यूम का विर्द आपकी एनर्जी को इस वीक में बूस्ट करेगा। कम से कम 100 टाइम ज़रूर पढ़िएगा। बुर्ज सौर टॉरस बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो बुर्ज सौर वाले अपनी बातों को अपने तक दबा के रख के बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपकी फैमिली से मुतल्लिका एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी, कामयाबी और ऑप्शंस मिलेंगी इस वीक में। मेडिटेशन करें। जॉब और बिजनेस की बात करूँ तो माली तौर पे आपने अपने अखराजात को कंट्रोल करना है। मोहब्बत की बात करूं तो सुकून रहेगा और जनाब एजुकेशन के मामलात में भी बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी। हेल्थ की बात करूं तो रूहानियत से मुतल्लिक आपकी सेहत बेहतरीन है और जनाब ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं तो बिल्कुल फैमिली के साथ ट्रैवलिंग की अच्छी एनर्जी है। जीत के नताइज की पेशन गोई की गई है। चांद की एनर्जी आपको मैसेज दे रही है और आयत करीमा 41 टाइम रोज़ाना आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। बुर्जोजा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कामयाबी से आगाज़। ये वीक आपको बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। मरकरी की एनर्जी आपके विजन को बहुत क्लियर कर रही है। यहाँ पे माली तौर पे कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस आपको फेल होंगी और सन की एनर्जी आपके लिए ये वीक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियाँ लेकर आएगा। इज्जत शोहरत भी मिलेगी। जॉब और बिजनेस बिल्कुल ख्वाहिशें पूरी होंगी। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में बड़ी खबरें, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे तो कर लें वो तैयारी और एजुकेशन बेहतरीन है। हेल्थ ज़बरदस्त नज़र आती है और ट्रैवल एहतियात से करिएगा। और चांद की एनर्जी आपके अज़म की जांच की जा रही है, आपको मैसेज दे रही है या जल जलाली वाली कराम 41 टाइम रोजाना एनर्जी बूस्ट करेगा। बुर्ज सरतान कैंसर बुर्ज सरतान वालों की इस वीक की एनर्जी, ओवर थिंकिंग से बचना है, नेगेटिविटी है, कामों में रुकावट है और जनाब यहाँ पे मामलात में डिले रहेगा। एहतियात आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीक में हर चीज़ जैसे डेथ कार्ड की एनर्जी हर चीज़ ख़त्म होती हुई फील होगी। एहतियात का वीक है। जॉब और बिजनेस में बड़ों के मशवरे से मुतल्लिक आप मशवरा करके चलें। मोहब्बत में एहतियात, एजुकेशन ज़बरदस्त, हेल्थ बेहतरीन और ट्रैवल नहीं करिएगा। और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह और चांद की एनर्जी जुर्रतमंद बने और पहला कदम उठाएं। लियो बुर्ज असद वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, लियो ऑप्शन बहुत अच्छी कामयाबी के साथ इस वीक का आगाज। लवर्स की एनर्जी, मोहब्बत, लोग प्यार करेंगे। वाइट कलर आपके लिए सूट कर रहा है। जॉब और बिजनेस में किसी से फजूल में लड़ाई झगड़ा और बहस नहीं करनी। मैरिज और रिलेशन में जज्बाती नजर आते हैं। एजुकेशन में प्रॉब्लम, हेल्थ बैलेंस कर रहे हैं। ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं और मून आपको मैसेज दे रहा है कि जिन जवाबात की आप ज़रूरत है वो आ रहे हैं और सूरह इखलास का विर्द आपकी एनर्जी को इस वीक में बूस्ट करेगा। विर्गो बुर्ज सुमला वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, फाइट कर रहे हैं हालात को बेहतर करने के लिए अपने आप से, लेकिन फजूल में बहस झगड़ा नहीं करना और यहाँ पे सेलिब्रेशन भी है इस वीक में। और जनाब एंड ऑफ द वीक में एक बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। जॉब और बिजनेस की बात करूँ तो सुस्ती और काहली आपके कैरियर के ऊपर असरअंदाज। मोहब्बत में बड़ी खबरें, राब्ते, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग। एजुकेशन तुलबा तालबात को अपना फोकस बेहतर करना पड़ेगा। हेल्थ ज़बरदस्त है और ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं।
चांद की एनर्जी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मुकद्दर में जो कि नामुमकिन हो, और पढ़ने के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 टाइम रोजाना एनर्जी बूस्ट करेगा। एयर साइन लिब्रा। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको अपने मामला से मुतल्लिका, और यहाँ पे बेहतर पोजीशन, लेकिन हासदीन भी आपके ऊपर निगाह रख के बैठे हुए हैं। आप अपना विजन, अपना ध्यान स्ट्रॉन्ग करें। घर के मामला, सरबरा, एज ए सरबरा आप बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। जॉब और बिजनेस में ढेरों जिम्मेदारियां, काम ज़्यादा इस वक्त मिलेगा। मैरिज और रिलेशन बेहतरीन रहेगी। एजुकेशन के मामला स्ट्रॉन्ग हैं। हेल्थ बेहतरीन है। ट्रैवल बिल्कुल एक आध कर सकते हैं, अच्छी एनर्जी रहेगी। और मून आपको मैसेज दे रहा है अपनी अना को रास्ते में नहीं आने देना। बुर्ज अक्रब, स्कॉर्पियो। बुर्ज अक्रब वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, डिटर्मिनेशन काफ़ी हाई है और यहाँ पे ऑप्शन मिल रही हैं, काम मिल रहा है और चेंज आ रहा है आपके मामला से मुतल्लिका। ये चेंज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो एहतियात, मोहब्बत में बड़ी खबरें और एजुकेशन में प्रॉब्लम। हेल्थ, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं और चांद की एनर्जी, अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें। सेजिटेरियस वालों की इस वीक की एनर्जी ऑफ द वीक की बात कर रहे हैं तो जुपिटर की एनर्जी आपके मामलात को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चेंज लेकर आएगी। रूहानियत में एक बड़ा इजाफा सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और इस वीक में ऑप्शंस और कामयाबियां बिल्कुल मिलेगी। माली मामला से मुतल्लिका थोड़ी सी चेंज। जॉब और बिजनेस बेहतरीन, मोहब्बत में कामयाबी, एजुकेशन ज़बरदस्त, हेल्थ ज़बरदस्त, ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कोई डिसीजन ले रहे हैं कैप्रिकॉन वाले और इस वीक में ओवर थिंकिंग से बचना है और कुछ मामलात में डिले भी है, प्रॉब्लम भी है। जॉब और बिजनेस में कुछ चीज़ें चेंज करना चाहिए। मैरिज और रिलेशन कामयाबी, एजुकेशन में डिस्टर्बेंस, हेल्थ भी खराब और ट्रैवल एहतियात से करिएगा। और यहाँ पे मून मैसेज दे रहा है कि आपके ख्वाबों को अमली मंसूबे की ज़रूरत है और पढ़ने के लिए या हय्यू या क़य्यूम। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, चेंज देखेंगे और जी और जीने दो पे चलेंगे भी। चेंज बिल्कुल आएगा और ये चेंज आप मशवरे से और बड़ों के मशवरे से करिएगा। चेंज पॉजिटिव है। मोहब्बत की बात करूं तो एहतियात, जॉब और बिजनेस में एक नया आगाज़, एजुकेशन ज़बरदस्त, हेल्थ डिस्टर्ब, वॉक ज़रूर करें और ट्रैवल कर सकते हैं। और मून का मैसेज है तवानाई ज़ोर पकड़ रही है और पढ़ने के लिए यहाँ पे आप सूरह फलक 11 मरतबा पानी दम करके पी। पाइसेस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूँ, पाइसेस आगाज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब, कंफ्यूज नजर आते हैं। मोहब्बत से मामलात को डील करिए मगर कामयाबी एंड ऑफ द वीक, यानी कि आपको सैटरडे संडे बड़ी कामयाबी। जॉब और बिजनेस में एहतियात, बहस नहीं करनी। मोहब्बत में जज्बाती नज़र आते हैं। एजुकेशन डिस्टर्ब है। हेल्थ बैलेंस कर रहे हैं। ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और मून एनर्जी, जज्बात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और पढ़ने के लिए सलामन कौलन में रब्बे रहीम 100 टाइम रोज़ाना आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया दाऊद साहब, आपने बहुत कम वक्त में जनाब 12 के 12 सितारों का जो हाल अहवाल है वो बता दिया कि हफ्ता जो है आपका कैसा रहने वाला है। तो जनाब इसकी रोशनी में आप अपने पूरे वीक को प्लान कर सकते हैं, कौन से फैसले आपने लेने हैं, कौन से नहीं लेने। ऑब्वियसली आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई होगी, आपको आइडिया होगा। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद भी आया होगा और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर नवाजिएगा, हमें उसका इंतज़ार रहता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।